तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वदेश मंत्र। हे भारत, यह परानुवाद, परानुकरण, परमुख अपेक्षा, इन दासों की सी दुर्बलता, इस घृणित जघन्य निष्ठुरता से ही तुम बड़े बड़े अधिकार प्राप्त करोगे? क्या इसी लज्जास्पद कापुरुषता से तुम वीर भोग या स्वाधीनता प्राप्त करोगे? हे भारत, मत भूलना कि तुम्हारी नारी जाति का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य उमानाथ सर्वत्यागी शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, जवान और मेहतर तुम्हारा रथ और तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। तुम भी गर्व से कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम भी कटिबद्ध वस्त्रावृत होकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरे भाई हैं, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत के सभी देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरी शिशुशैया, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बनाओ। गुड आफ्टरनून। आज का परिचर्चा का मुख्य वक्ता पूजनीय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मिशन कानपुर, पूजनीय स्वामी अमृत रूपानंद जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी जमशेदपुर, कोऑर्डिनेटर यूथ सेल रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी जमशेदपुर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी जमशेदपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत। आज की परिचर्चा का विषय रोल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग इन नेशन बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, we may convert every house in the country into a charity asylum, but the misery of men will still continue to exist until man's character changes. देशवासियों के दुख और दुर्गति किसी भी सहायता के माध्यम से दूर नहीं हो सकती जब तक देश के लोग दृढ़ चरित्र संपन्न ना हो। चरित्र गठन प्राचीन भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता था। हमारे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में चरित्र गठन को प्राथमिकता दी गई थी। प्राचीन भारत के इसी परंपरा को ही स्वामी विवेकानंद जी अपने शब्दों में कहते हैं, मैन मेकिंग इज माई मिशन, 100 men sincere to the backbone and the world is revolutionized। अब मैं पूजनीय महाराज जी से विनीत अनुरोध करता हूँ, रोल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग इन नेशन बिल्डिंग, इस पर महाराज जी हमें
कृपया मार्गदर्शन करें। महाराज जी प्लीज। नमस्ते, आपका नाम? शिवाशीष चक्रवर्ती महाराज जी। शिवाशीष चक्रवर्ती। नमस्ते शिवाशीष चक्रवर्ती जी। प्रणाम महाराज जी। नमस्ते ब्रह्मचारी सनत महाराज जी, and of course my pranams to Revered Swami अमृत रूपान जी महाराज। और इस संगोष्ठी, इस ऑनलाइन संगोष्ठी में जो भी यहाँ इसको साथ में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा प्रेम भरा अभिनंदन, नमस्ते और शुभकामनाएं। इससे पहले कि मैं इस सब्जेक्ट को लेके अपने कुछ विचार व्यक्त करूं, मैं ठाकुर मां स्वामी जी का प्रणाम मंत्र उच्चारित करूंगा, गाऊंगा। पहले हम उनकी पवित्र प्रेजेंस को अपने प्रेजेंस में इन्वोक करेंगे। आप कृपया ध्यान से सुनिए। ओ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय आनन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। Dear participants, dear everyone online, I am indeed very happy. मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यह जो वेबिनार नेशन बिल्डिंग पे या नेशन रीबिल्डिंग पे या रीबिल्ड इंडिया पे जो प्रारंभ किया गया है, उसमें मुझे ये आमंत्रण दिया गया कि मैं अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करूं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत शुद्ध विचारों वाला एक कार्य है। जो भी इस प्रकार के कार्यों को करते हैं, उनके मन में अवश्य ही दूसरों की भलाई, दूसरों के प्रति एक निश्चल प्रेम अवश्य रहता है। तभी हम सब मिलके इस प्रकार के शुभ और सद विचारों को लेके चर्चा करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है द रोल ऑफ यूथ। युवाओं का क्या रोल होता है, उनको क्या अदा करना होता है इस बड़े कार्य में, इन नेशन बिल्डिंग। और सिर्फ उतना ही नहीं, द रोल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग अमंग यूथ in the nation building. So you can simply shorten it as the role of building nation or providing a platform to the youth for nation building through character building. तो इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट में और आगे बढ़े, मैं आपके समक्ष दो तीन बातें रखना चाहूँगा। पहले तो हम नेशन बिल्डिंग को समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग? राष्ट्र निर्माण क्या होता है? दूसरा, इसमें जो चरित्र का सबसे बड़ा जो हमने जिसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं, उसका रोल क्या होता है, और यूथ या युवाओं का रोल क्या होता है। तो राष्ट्र निर्माण जो है, हम सब जानते हैं, राष्ट्र कहाँ है? राष्ट्र हमारे चारों ओर है। आप जमशेदपुर में बैठे हैं, वो राष्ट्र का हिस्सा है। मैं यहाँ कानपुर में बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश में, यह भी राष्ट्र का हिस्सा है। और भी कितने लोग आप विभिन्न स्थानों पर बैठकर इस बात को सुन रहे हैं, सब राष्ट्र के हिस्से हैं। बहुत से लोग हो सकता है इसकी रिकॉर्डिंग बाद में कहीं और सुने, या इन विचारों को कहीं और देश में बैठ के हिंदी जानने वाले, भारतीयता के साथ किसी तरह से जुड़े हुए लोग इसको दोबारा सुने, वो भी राष्ट्र के ही हिस्से हैं।
तो राष्ट्र क्या है? एक राष्ट्र एक समूह है, एक एक एंटिटी है, एक आइडेंटिटी है। एक एंटिटी है जो राष्ट्र को पहले तो आप समझिए एक तो एक जियोग्राफिकल साइड है। अब भारत जो है, भारत है अर्थात इसका एक जियोग्राफिकल फीचर्स है, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और आसाम से लेके रण ऑफ कुछ की तरफ, गुजरात की तरफ है। अब इन चारों कॉर्नर्स को देखिए, कितने कितने विभिन्न विभिन्न है। कहाँ तो हिमालय में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में इतनी ठंड है, अभी भी बर्फ जमी हुई है। और कहाँ आप कन्याकुमारी में जाएं जहाँ पर इतनी बरसात होती है, वहां पे गर्मी है। इन दोनों के बीच में जो हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न राज्य हैं, उसमें पहाड़ हैं, नदियां हैं, मैदान हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, बहुत से चीजें हैं जिसको हम जियोग्राफिकल फीचर्स कहते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, उस तरफ इस तरह लेके इस तरफ तक प्रारंभ कीजिए, आसाम की तरफ जाइए, वहां पे एक प्रकार की जलवायु है। और गुजरात में जहाँ बहुत सूखा रहता था पहले, नर्मदा जी के आने, नर्मदा जी का जो डैम बना, फिर उससे पानी सब और जाने लगा, उससे तब तक अभी जो है वो हरा भरा हो रहा है। तो ये जो एक एक जियोग्राफिकल एंटिटी है, एक तो राष्ट्र का ये हिस्सा अवश्य ही है। बिना एक इस भौगोलिक एंटिटी के राष्ट्र कैसे बन सकता है? लेकिन इस राष्ट्र को यहीं तक सीमित कर देना, वो भी राष्ट्र के समझने में भूल हो जाती, क्योंकि राष्ट्र सिर्फ ये एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब राष्ट्र की बात करते हैं, आप उनके अगर विचारों को पढ़ें तो अक्सर वो कहते हैं कि माई इंडिया, द इटर्नल इंडिया। अक्सर वो भारत के बारे में बोलते बोलते बड़े भावुक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्या वो सिर्फ इस भौगोलिक चीजों को लेके ही क्या वो भावुक होते हैं? ऐसा तो कभी नहीं है कि सिर्फ वहीं तक वो सीमित रहे। वो क्योंकि राष्ट्र जो है वहाँ इस भौगोलिक आइडेंटिटी में है, इस जगह पर रहने वाली जो एक सभ्यता है जो पनपती आ रही है पिछले हजारों साल से, वैदिक युग से अब तक, जो एक सभ्यता है, ये जो सनातन धर्म की सभ्यता है, ये जो ऑल इंक्लूसिवनेस है, सबको एक्सेप्ट करने की जो एक सभ्यता है, ये सभ्यता को लेके स्वामी जी ने बहुत सी चर्चाएं की हैं। और स्वामी जी का जब व्यू आता था नेशन बिल्डिंग में, तो दो चीजें थी। एक तो भौगोलिक रूप से, फिजिकल रूप से हमारी नेशन को बनाना, एक राष्ट्र को बनाना। जैसे आप अभी देख रहे हैं पूरे देश में काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है। बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, बड़ी कॉलोनीज बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं, नए शहर बन रहे हैं, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेलवेज या बुलेट रेलवेज, या फिर रेलवेज में ही बहुत सा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन लाया जा रहा है। चारों ओर नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। पूरे देश में एक डेवलपमेंट एक्टिविटी है जो इतने स्तर पर 15-20 साल पहले नहीं थी। अवश्य थी, लेकिन इतने स्तर पर नहीं थी। फिर देश की अलग समस्याएं हैं, हर एक राज्य का, हर एक अपना अपने कुछ स्ट्रगल्स हैं, कुछ चुनौतियां हैं। तो स्वामी विवेकानंद जब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो वो उसके मूल में जाते हैं। स्वामी जी ने जब पूरे भारत का परिभ्रमण किया था, एक परिव्राजक के, एक ऐसे साधु सन्यासी के रूप में, कहाँ कहाँ गए वो, कहाँ से बंगाल से शुरू करते हुए वो भारत के प्राय सभी भागों पे गए। मुझे कुछ दिन पहले गुजरात में जाने का मौका मिला था। वहां पर एक जगह है नारायण सरोवर, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा, हमारे देश का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट है। और भुज के पास, भुज वाला एरिया, जहाँ पे बहुत साल पहले एक बड़ा भयंकर अर्थक्वेक भी आया था। तो ये नारायण सरोवर जो है इतना दूर, अभी भी वो आसपास जो है एक बीहड़ जंगल जैसा ही है। तो समुद्र के बहुत पास में है। वहां से आगे कोटेश्वर महादेव, और उसके बाद में समुद्र, और उसके पश्चात पाकिस्तान की सीमा जहाँ पे कराची नगर स्थित है। वहां से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर कराची है।
तो उस स्थान पे भी स्वामी विवेकानंद गए थे। वहां भी वो चलते चलते वहां पर और भी मंदिरों को देखा था। उनके जो गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी भी वहां गए थे। तो स्वामी विवेकानंद ने जब पूरे देश का परिभ्रमण किया, चाहे गुजरात देखा हो या फिर कन्याकुमारी गए हों या पंजाब गए हों या फिर हिमालय गए हों या भारत के अन्य भागों में गए हों, तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक कल्चर है, एक संस्कृति है। वो संस्कृति से हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। तो स्वामी जी ने पूरे राष्ट्र को एक ऐसी दृष्टि से समझा जिसमें राष्ट्र से प्रेम भी है, और जिससे प्रेम होता है हम उसके कल्याण के लिए बात सोचते हैं। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो बच्चे के लिए अच्छा स्कूल खोजती है, अच्छा खाना खोजती है, अच्छे रहने की चीजें खोजती है। तो जो ये एक एक्टिविटी से जो उत्पन्न होती है एक व्यक्ति के जीवन में, वो इस प्रेम से उत्पन्न हुई है, इस आवश्यकता से पूरी हुई है। तो स्वामी जी ने जब राष्ट्र के बारे में कहा, एक सुंदर बात उन्होंने एक जगह कही थी, मैं आपके समक्ष उसको पढ़ देता हूं। उन्होंने अपनी मातृभूमि के बारे में, राष्ट्र के बारे में ये बात कही। देखो, हम अक्सर देखते हैं कि आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन सब जगह एक पाश्चात्य देश का जो कल्चर है उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। चाहे वो भाषा हो, चाहे हमारे हाव भाव हो, चाहे हमारे बोलने का ढंग हो, चाहे हमारा अभिवादन हो, ग्रीटिंग्स हो, हम दूसरों से ग्रीटिंग करते हैं, उसमें भी उस पाश्चात्य परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें पाश्चात्य चीजों के हमारे ऊपर दिखाई देता है। तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। खराब बात तब है जब हम अपने मूल, अपनी रूट्स को भूल जाते हैं और सोचते हैं सिर्फ उसी भाषा में उस तरह से बिहेव करने से ही हम बड़े ही सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़े हुए हैं, वी आर कल्चरली वेरी फॉरवर्ड। नॉट रियली सो। कल्चर का अर्थ ये थोड़ी होता है कि व्यक्ति कोई अंग्रेजी में बोले। कल्चर का अर्थ ये थोड़ी होता है कि सब समय वो ऐसे शब्दों का व्यवहार करे जो उसे अपने आप को ये कहने में इच्छा हो कि मैं भारतीय नहीं कुछ और हूं, एज इफ आई बिलोंग टू अनदर नेशन। ऐसा नहीं है। अपने मन से ये हीन भावना हमें निकाल देनी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम अंग्रेजी सीखें ही ना, अंग्रेजी में बात ही नहीं करनी आती। सीखेंगे, लेकिन अपने जो रूट्स हैं उसको हम अच्छी तरह से पकड़ के रहेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अब इतना कुछ हो रहा है तो कुछ लोग सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या मर जाएगी। भारत की आध्यात्मिकता, ये जो हम पाते हैं हमारे मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, हमारे त्योहारों में, हमारे वस्त्रों में, हमारे खान पान में, जो एक चीज है, क्या ये मर जाएगी? इसके विषय में स्वामी जी ने एक जो बात कही वो अंग्रेजी में थी, उसका हिंदी अनुवाद आपके समक्ष पढ़ता हूं। स्वामी जी कहते हैं, क्या भारत मर जाएगा? क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी। सारे ध्येयवाद का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासता रूपी देवी राज्य करेंगे। काम रूपी देव और विलासता रूपी देवी राज्य करेंगे। धन उसका पुरोहित होगा। प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंदिता, ये ही इसकी पूजा पद्धति होगी और मानव आत्मा इसकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो सकती। क्या ये मर जाएगा? यह भारत जो प्राचीन काल से सभी उदात्तता, नीति और आध्यात्मिकता का जन्म स्थान रहा है, वह देश जिसमें ऋषिगण विचारण करते हैं, जिस भूमि में देवतुल्य मनुष्य अभी भी जीवित और जागृत हैं, क्या वो मर जाएगा? भाइयों, मैं उन यूनानी ऋषि डायोनीस की लालटेन उधार लेके आपके पीछे पीछे इस विशाल संसार के शहरों, ग्रामों, मैदानों, जंगलों में चलूंगा, अगर आप मुझे दिखा सकते हो कि ऐसे पुरुष दूसरे देशों में भी होते हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये देश कभी नहीं मरेगा। तो देश की आध्यात्मिकता, देश की संस्कृति, देश का जो ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इसकी जो एक जड़ें हैं
वो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। देखो, इसको कहना, इसके मन में विश्वास रखना एक बात है, अच्छी बात है। हमने जो पढ़ा इसके मन में हमें इसे रख ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ इसी तरह इसको कहते रहने से हम ठीक नहीं हो जाएंगे। हमारे जीवन में व्यवहारिकता होनी चाहिए। सो नेशन बिल्डिंग में हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि नेशन बिल्डिंग में जो हमारा, जो राष्ट्र निर्माण में जो युवा का जो रोल है, और युवा के रोल में इस आध्यात्मिकता का क्या रोल है, ये हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। आइए देखें कि नेशन बिल्डिंग क्या होती है, राष्ट्र निर्माण क्या हुआ। क्या राष्ट्र निर्माण सिर्फ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होने से होगा, या फिर ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे बनाने से होगा, या फिर ज्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी करने से होगा, या ज्यादा सैलरीज देने से होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये राष्ट्र निर्माण की पूर्ण परिभाषा है। हाँ, इन चीजों की आवश्यकता है। इन भौतिक प्रगति की, इन भौतिक जो हमारे देश में या हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली चीजें हैं, इनकी आवश्यकता है। लेकिन राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब हमारे में चरित्र का निर्माण होगा। क्योंकि आरंभ में एक स्वामी जी का कर्मयोग किताब से एक पैसेज पढ़ा गया था इस लेक्चर से पहले, जिसमें कहा गया कि even if you are able to convert the whole nation or whole world into charity asylums, still the misery of the world will not come to an end. Unless man becomes pure, unless they become men of character, the misery cannot go. So character building, चरित्र निर्माण का बहुत बड़ा हमारे जीवन में स्थान होता है। तो चरित्र कैसे बनता है? क्या चरित्र किसी दुकान में बनता है कि हम जाके ले आए? या चरित्र को हम क्या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, भाई हमको चरित्र चाहिए? आजकल तो हर चीज को ऑनलाइन करते हैं ना ऑर्डर। या फिर चरित्र ऐसे बनता हो कि मैं एक सुबह से शाम तक एक क्लास अटेंड किया, मेरा चरित्र निर्माण हो गया, मैंने कोई लेक्चर सुना, मेरा चरित्र निर्माण हो गया? असल में चरित्र निर्माण एक बृहद प्रक्रिया है। इसमें हमारे जीवन के, हमारे छोटे बड़े सभी कार्य, सभी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उसमें सम्मिलित है। स्वामी विवेकानंद उसी कर्मयोग लेक्चर्स में कहते हैं, इफ यू वांट टू जज द कैरेक्टर ऑफ ए मैन, किसी को समझना तो उसका कैसा चरित्र है, डोंट लुक एट हिज बिग वर्क्स, लुक एट हिज स्मॉल थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजों में वो कैसे बिहेव करता है, क्योंकि दी स्मॉल थिंग्स विल शो द रियल कैरेक्टर ऑफ मैन। जैसे कि एक छोटी सी घटना मैंने सुनी थी, आपके साथ साझा करता हूं। एक महिला जापान में एक ट्रेन में जा रही थी, शाम का समय था, लगभग 10 बजे थे, और उन्हें जहां जाना था वो अगले दिन सुबह आना था। और जब वो बैठी हुई थी, उसमें साथ में उनके साथ एक बच्चा था और एक व्यक्ति साथ में बैठे हुए थे। ये पुराने जमाने की बात है, जब डिजिटल कनेक्टिविटी इतनी नहीं आई हुई थी। तो एक जगह पे स्टेशन रुका और शायद उसको 10 मिनट रुकना था। तो उस माता ने वहां पे बैठे हुए उनके को पैसेंजर से कहा कि महाशय, मैं 5 मिनट में आती हूँ, थोड़ा सा काम है स्टेशन पे, आप इस बच्चे की देखभाल कीजिए। और सज्जन राजी हुए, माता बाहर गई और स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ही कुछ कार्य था, काम खत्म करके वापस आ गई। अब रात का समय था, तो बच्चा इस तरह उन्होंने 5-10 मिनट छोड़ा, तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और उन्होंने माता से बड़े प्रेम से पूछा, आप कहाँ गई थी? क्या आपका इतना जरूरी काम हो गया था कि बच्चे को यहाँ छोड़ना पड़ा? तो बोली, देखिए, ये जो मेरी लड़का है, ये एक अमुक एज का है। अब इसकी जो मैंने टिकट खरीदी थी वो हाफ टिकट खरीदी थी, क्योंकि इस एज का है। लेकिन रात को 11:30 बजे इसका जन्म हुआ था, तो 11:30 बजे यह थोड़ा बड़ा होके इसके लिए पूरी टिकट की आवश्यकता है, तो मैं वो पूरी टिकट लाने के लिए गई थी। आप सोच सकते हैं कितनी उस महिला में अपने देश के प्रति और नैतिकता के प्रति कितनी निष्ठा है। और ये असल की घटना है, ये जापान में हुई है।
तो जापान इतना छोटा देश होते हुए भी इतना प्रगतिशील कैसे बन गया? इस चरित्र निर्माण के कारण ही। हमारे देश में जहां चरित्र निर्माण के बारे में इतना कुछ हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में उपलब्ध है, फिर भी हम अब उसको अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पाते? चरित्र निर्माण होता क्या है? व्हाट इज कैरेक्टर बिल्डिंग? हमें कैसे जीवन में अपने आप में परिवर्तन लाना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो युवा जो होते हैं उनकी एज देखिए, आप सब ज्यादातर युवा ही हैं, तो आप अपनी एज देखिए, आप सब विद इन 20s, थोड़े से 20 से कम हो सकते हैं, एंड 30, ये 10 साल वाले या 15 साल वाले जो एज ग्रुप होता है उसको हम युवा कहते हैं। बहुत साल पहले 1985 में, 1985 में इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया था, और वेरी इंटरेस्टिंगली उसी साल स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी नेशनल यूथ डे की तरह, जो 12 जनवरी को होता है, सेलिब्रेट किया गया, और उसको डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हर साल अब हम नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाएंगे। तो युवा अर्थात एक तो एज हुई, दूसरा है युवा के पास समय है। अब ये बातें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, किसी 60 या 70 साल व्यक्ति के साथ अगर साझा करें तो हम उनके अनुभव को दाद देते हैं, हम उसके कायल हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि वो नेशन बिल्डिंग में अपनी एज और अपनी हेल्थ के अनुसार जितना एक युवा उसमें अपना भाग दे सकता है, अपना अनुदान दे सकता है, वो नहीं दे पाएंगे। एक युवा व्यक्ति जो 25 साल का हो और जो एक 75 साल का व्यक्ति हो, अंतर तो है ना। तो युवा व्यक्ति में हम अपने विचारों को, अगर युवा उसको समझ पाए, तो उनके पास और ऊर्जा होती है, और समय होता है, और विचार होते हैं, और क्रिएटिविटी होती है, तो उनका रोल नेशन बिल्डिंग में बहुत होता है। नेशन बिल्डिंग चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनने हो, या एक क्लार्क बनना हो, और बिजनेसमैन बनना हो, कुछ भी करना हो, कोई भी तरीका हो जिससे आप अपने जीवन में अपनी एक जीविका प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, कोई भी एरिया हो, युवा अवस्था अत्यंत ही कल्याणकारी होती है, अगर युवा अवस्था में ठीक ठीक हमें दिशा निर्देश मिल जाए तो। लेकिन युवा अवस्था की फिर कुछ और कमियां भी हैं। युवा अवस्था में हमारी जो इंद्रियां होती हैं बड़ी ही सजग होती हैं और बड़ी प्रबल होती हैं, तो हमारी सारी इंद्रियां हमको खींचती हैं कि हम, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, लेट अस एंजॉय लाइफ। युवावस्था में चलो मजा करें, लेट अस एंजॉय लाइफ। ठीक है, आप युवावस्था में एंजॉय कीजिए, लेकिन क्या यही जीवन का लक्ष्य है? क्या इस एंजॉयमेंट को किसी मर्यादा के, किसी संस्कृति की परिधि में नहीं रख के किया जा सकता? या फिर हम अपने आप को ऐसा बना लें कि जैसे पशु होते हैं, जैसे जानवर होते हैं, उस प्रकार से अगर हमारा व्यवहार हो, तो क्या हम उसे सांस्कृतिक रूप से हम क्या उसे एक आनंद या मजा कह सकते हैं? कैन वी कॉल इट एंजॉयमेंट? वी आर, इंस्टेड ऑफ टर्निंग टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स हायर थिंग, वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द डाउन थिंग्स। दैट शुड नॉट हैपन। तो साथ में युवा को सिर्फ इसी तक नहीं सीमित रहना कि वो जीवन में एक प्रकार से सिर्फ मजा ही लेते रहे। मजा के साथ साथ उसमें एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं इस अपनी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं सिर्फ राष्ट्र से चीजें तो प्राप्त कर रहा हूं, जैसे मैं अपनी आइडेंटिटी तो प्राप्त कर रहा हूं, आई कॉल माई सेल्फ एज एन इंडियन, तो मेरी एक इंडियन सिटीजनशिप है, और सिटीजनशिप के साथ साथ वो सिटीजनशिप के सारे बेनिफिट भी मेरे पास हैं। इतना तो मैं कर रहा हूँ। मेरे को जो शिक्षा मिली, मेरे को जो हेल्थ फैसिलिटीज मिले, मेरे को जो ट्रांसपोर्टेशन मिला, मेरे को जो एक मेडिकल सपोर्ट मिला, कितनी तरह की सपोर्ट्स मुझे मिल रही हैं, मुझे रहने का स्थान, ये सब मेरे राष्ट्र ही तो दे रहा है। तो मैं राष्ट्र के लिए क्या कर रहा हूँ? क्या मैं राष्ट्र के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ? इसको करने से, इस प्रकार की थिंकिंग करने से युवा में एक भाव आता है कि आई शुड डू समथिंग फॉर दिस ग्रेट नेशन। इसको करने के लिए हमें अपने देश का इतिहास, अपनी देश की महानता को पढ़ना चाहिए। हम अक्सर ऐसे लोगों के विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं
जो इस देश को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं कि भारत अमुक है, भारत में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, भारतीय विचारों में ये कमियां हैं और बस यही है और कुछ नहीं है। ये बड़ा ही दुख भरा विषय है कि हम भारत की महानता को भूल जाते हैं, भारत की जो एक विलक्षणता है उसे भूल जाते हैं। द यूनिकनेस ऑफ इंडिया वी फॉरगेट, वी शुड नॉट डू दैट। इसके लिए हमें अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, हमें अपने सांस्कृतिक ग्रंथों को, अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो भगवत गीता को पढ़ते हैं? आप पढ़िए, आप सबका उस पर अधिकार है। आपका अधिकार सिर्फ वोटिंग में नहीं है, आपका अधिकार सिर्फ राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं है। आपका अधिकार है कि आप कैसे अपनी ही संस्कृति में, अपनी ही धरोहर में ये जो ग्रंथ मिले हैं, ये जो ज्ञान मिला है, इसको भी पढ़िए, इसको भी जानिए। तो रीड भगवत गीता, गो टू ऑन इंटरनेट, अभी तो बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर तुम जाके किताब खरीदना चाहो, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हो उसमें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी अवेलेबल हो, आप इंटरनेट पे ही देख सकते हैं। ट्राई टू रीड भगवत गीता एंड अंडरस्टैंड इट्स एटर्नल मैसेज। कैसे गीता ने कितने वर्ड थिंकर्स को प्रभावित किया है, कैसे हमारे देश में गीता में कितना बड़ा हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है, इसे हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वैसे ही स्वामी विवेकानंद के विचारों को हम पढ़ें। तो ये सब करते करते युवा को समझ आता है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ। राष्ट्र का अर्थ सिर्फ एक साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, आपका चरित्र उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक, जैसे आपके किसी के मन में हो कि मैं ऐसी कोई चीज बनाऊंगा, ऐसा उपकरण बनाऊंगा, ऐसी की व्यवस्था बनाऊंगा जिससे कि ये कार्य सुलभ हो जाएगा। अब जैसे हम इस ऑटोमेशन युग में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। सब जगह ऑटोमेशन है, सब जगह। कैसे कार में हम जब चलाते हैं, कोई कार चलाता है तो उसमें भी बहुत ऑटोमेशन है, कुछ चीजें हैं वो सेंसर से चलती हैं। इवन हम टॉयलेट यूज करते हैं या फिर कुछ दरवाजे होते हैं जिन पे भी सेंसर लगा होता है, हम उसके पास पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। आप एटीएम में जाते हैं, अपना पैसा निकालते हैं, वो भी ऑटोमेटिक है। सो इस ऑटोमेशन में हमारा रोल क्या होगा? फिर धीरे धीरे मनुष्य का रोल क्या खत्म हो जाएगा क्या? तो हमें इन विचारों को सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं, मनुष्य का जीवन, मनुष्य के जीवन में कैसे एक शांति हो, एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हो, हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं दूसरों के लिए, ये हमें सोचने की बहुत आवश्यकता। हमने देखा राष्ट्र निर्माण जो है वो एक बृहत्तर चीज है, उसमें भौतिक चीजें हैं, जैसे मटेरियल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इसकी डेवलपमेंट है। साथ ही साथ हमने ये देखा युवाओं का रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो उनके पास बहुत ऊर्जा होती है, विचार होते हैं, उनके पास समय होता है, जीवन उनके उनके साथ होता है। जो एक युवा 10 घंटे काम कर सकता है, उतनी ही क्रिएटिविटी से बहुत से जो उम्र में बड़े हैं वो नहीं कर सकते। और ये कोई खराब बात नहीं है बड़ों के लिए कि वो नहीं कर पाते, ये तो जीवन का नियम है। तो हमें सब समय युवाओं का जो महत्व है उसे समझना चाहिए, युवाओं को एक नई दिशा देनी चाहिए कि जिससे कि वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में नहीं जाएं, जहां विनाशकारी है, जहां पे जिस चीजों में गलती होती है उस ओर ना जाएं। अब तीसरा भाग आता है कि चरित्र का निर्माण कैसे करें। चरित्र निर्माण क्या है? स्वामी विवेकानंद एक जगह पूछते हैं ये प्रश्न कि व्हाट इज कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर कैसे बनता है? तो उसका कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज अ सम टोटल ऑफ आवर हैबिट्स। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो एक संस्कारों का, हमारे अंदर जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं उन संस्कारों का एक समूह है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। संस्कार कैसे बनते हैं आप जानते ही हैं, पहले कोई भी कार्य करना हो तो विचार आते हैं। ये विचार जो हमारे मन में आते हैं
अच्छे विचार आते हैं या बुरे विचार आते हैं। ये जो विचार हैं, इनको जब हम कार्य रूप में परिणत करते हैं, वी डू सम एक्शन बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग, तो वह विचार अब एक्शन के रूप में बन गए। वही एक्शन बार बार करते हैं तो एक हैबिट बन जाता है, उसमें उसी चीज को करने की, बार बार करने की इच्छा होती है, उसी में उसमें आनंद आता है। जैसे एक व्यक्ति है उसके मन में आता है कि वह तबला सीखे, ये एक विचार आया और ये विचार उसने तबला सीखने में लगाया, तबला सीखना शुरू किया और फिर उसको बार बार करता गया। बार बार उसने जो उसके तबला के टीचर थे उन्होंने जो सिखाया और उसने तबले पर उसी चीज को बार बार बजाया, तो वो पारंगत हो जाता है, ही बिकम्स एन एक्सपर्ट। और धीरे धीरे उस तबले में उसका एक संस्कार जागृत हो जाता है, तबला का एक संस्कार। तो वो जब भी तबले को पकड़ता है, हाथ रखता है, तो जो भी आप ताल उससे कहें वो उसे बजा लेता है, क्योंकि उसने बहुत उसमें प्रयास किया है, अभ्यास किया है। इट इज दिस हैबिट्स विच फाइनली मेक द कैरेक्टर। सो हमने मान लीजिए सब समय सत्य बोला है, पहले मन में एक विचार आया कि मैं सब समय सत्य बोलूंगा, मुझे जैसे किसने कहा था वैसे ही मैं अपने जीवन में करने का प्रयास करूंगा। तो मैं इस सत्य को पकड़ता हूं और सत्य का जीवन में जितना हो सके अभ्यास करता हूं। तब क्या होता है कि ऐसी स्थिति आती है जब मेरे सत्य बोलने की जो ये प्रवृत्ति है, सत्य बोलने की ये जो इनर टेंडेंसी है, ये टेस्ट में आ जाती है। उसी से कैरेक्टर पता चलता है कि मेरे अंदर में मेरे जो सद विचार हैं कितने उसमें कितना विकास हुआ है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये एक छोटी सी घटना हुई थी बहुत साल पहले। कहा जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक एग्जाम था और उस एग्जाम में 4 लड़के, जब एग्जाम शुरू होना था उसके लगभग 30 मिनट लेट आए। उनके हाथ थोड़े काले काले थे, उनके वस्त्रों पर भी कुछ लगा हुआ था। तो जो एग्जामिनर ने तो कहा, भाई तुम बहुत लेट आए हो, अब तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जा सकता, कारण क्या है, तुम लेट क्यों आए? बोले सर क्या करें, हमारी जिस कार में आ रहे थे वो कार पंक्चर हो गई, उसको रिपेयर करते करते ये समय हुआ। ठीक है, जो टीचर थे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है आप कल आइएगा या अमुक डेट पे आइएगा, आपका दोबारा से एग्जाम किया जाएगा। एक इंटरनल एग्जाम था। तो अगली बार जब चारों लोग पहुंचे तो ये बुद्धिमान, अत्यंत ही अच्छे जो टीचर थे, उन्होंने उन चारों लड़कों को 4 अलग अलग कमरों में बिठा दिया और चारों के सामने एक पेपर रखा, क्वेश्चन पेपर। उसमें प्रश्न था, यह लिखो कि कल जो तुम लेट आए हो उस लेट में तुमने कहा है कि कार तुम्हारी पंक्चर हो गई थी, कार का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था, ये लिखो। आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। सभी ने अपने अपने ढंग से लिखा होगा, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, तो झूठ पकड़ा गया। ये झूठ जो होता है, जो असत्य भाषण होता है, कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। ये एक बड़ी अजीब बात है, यह बड़ी ही मजेदार बात है कि आप झूठ को सब समय छुपा नहीं सकते, सत्य को सब समय छुपा नहीं सकते। झूठ अपने आप ही कहीं ना कहीं उसको इसके पीछे जो सत्य है उसको वो धीरे धीरे उजागर कर देता है कि मैंने झूठ बोला था, सत्य तो ये है। तो सत्य को हमें जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग में सत्य बोलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और बहुत बड़ी एक जीवन की एक आधारशिला है। सत्य 2 तरीके से बोला जाता है। एक तो सत्य बोला जाता है कि जब आप कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कोई बात, तो आप जो जितना जानते हैं उसी को बोलते हैं, आप मिथ्या भाषण नहीं करते। आपसे जैसे पूछा गया क्या तुम क्लास में गए थे, तब आप उत्तर देते हैं हाँ मैं क्लास में गया था। ये सत्य बोलना हुआ। मतलब जो आपको मालूम है और जो हुआ था वो आपने किया, तो सत्य भाषण हुआ। आपने उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बोला, हाँ ऐसे ही है,
ऐसे नहीं कहा आपने, आपने कहा हाँ मैं गया था, स्पष्ट रूप से जो घटित हुआ था वो आपने बताया। ये तो सत्य को बोलने का, सत्य को अ, जीवन में उतारने का एक तरीका है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बहुत से आयाम हैं। और जो दूसरा एक सत्य का बोलने का तरीका है, वो है कि आपने किसी को वचन दिया, आपने किसी को प्रॉमिस किया कि ये मैं करूंगा या करूंगी, यह बात मैंने जीवन में उतारने की, मैं इस समय पे पहुंचूंगी या मैं इस समय पे आपके लिए करूंगा। उस प्रॉमिस को जीवन में उतारना भी सत्य को जीवन में अभ्यास करने के बराबर ही होता है। आपने सुना होगा रामचरितमानस में एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, या दोहा है, जिसका हम अक्सर अपने इसमें व्यवहारिक जीवन में कभी कभी उसको उद्धृत भी कर देते हैं। कैस रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये जब भगवान राम से पूछा जाता है कि आपको जाना है जंगल में, तो उस समय ये बात आती है कि अच्छा ठीक है, मेरे पिता, वो कह सकते थे कि मेरे पिताजी ने ये कहा, मुझे उससे क्या लेना देना है, मैं जंगल में क्यों जाऊं। लेकिन भगवान राम अपने ही कुल की दुहाई देते हुए इस बात का, ये जो हमारे समक्ष कहते हैं कि हमें ये हमारे कुल की परंपरा है कि प्राण जाई पर वचन न जाई। अर्थात मैं अपने जीवन में इतना सुधार लाऊंगा, इतना अनुशासन लाऊंगा कि मैंने जो किसी को कहा है, वचन दिया हुआ है, वो वचन मैं पूरा करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही चले जाए। इसका एक उदाहरण आप श्री रामकृष्ण देव के जीवन से पाते हैं। जब श्री रामकृष्ण देव बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे उम्र में उनका जन्म हुआ था, कुछ ही सालों में, तो वहां पे जिस ग्राम में उनका जन्म हुआ था उसका नाम था कामारपुकुर। वहाँ एक सुंदर ग्राम है, कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग। आज वहां पे रामकृष्ण मिशन का एक सुंदर केंद्र है। उनका जन्म स्थान वैसे ही रखा हुआ है जैसे था। वो मिट्टी की जो एक झोपड़ी थी, अभी भी वो वैसे ही है। और आसपास अन्य विकास हुआ है। तो वहां पे जब श्री रामकृष्ण देव रहते थे, छोटे बच्चे थे, तो एक लोहारनी थी जिसका नाम था धनी। तो धनी से बहुत प्रेम करते थे। तो एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया, देखो मैया, आप मुझसे इतना प्रेम करती हैं, छोटे बच्चे हैं उस समय, आप इतने मेरे से प्रेम करती हैं, मैं मेरा जब उपनयन संस्कार होगा, का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, तो बोले जब मेरा उपनयन संस्कार होगा तो संस्कार के बाद जो पहली भिक्षा प्राप्त करनी होती है, मैं वह आपके हाथ से ग्रहण करूंगा। अब ये बात तो बच्चों वाली बात हुई, वो तो ब्राह्मण कुल के हैं और वो छोटे कुल की है। लेकिन श्री राम कृष्ण देव इस बात पर अडिग रहे। जब उनका संस्कार हुआ तो उस प्रकार से जब परंपरा के अनुसार उनसे कहा गया कि अब तुम ये जो पहली भिक्षा स्वीकार करो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उस लोहारिन के हाथ से ही इस चीज को स्वीकार करूंगा। और इस बात पे वो अडिग रहे। बहुत से घर वालों ने समझाया कि आप ऐसे मत कीजिए, लेकिन वो अपने विचारों से नहीं बदले। तो ये है कि मैंने उसको वचन दिया है, उस वचन को पूर्ण करें। हमारे जीवन में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। बहुत से वर्कर्स हैं, बहुत से स्टाफ मेंबर्स हैं जो कहते हैं कि हम समय पे आएंगे, वो नहीं आते। हम अपने मित्रों को देखते हैं कि वो अपने कुछ हमसे कुछ बातें कहते हैं कि मैं करूंगा, वो नहीं करते। तो जीवन में एक प्रकार के खोखलापन आ जाता है। we suffer from a kind of emptiness in our life when we don't fulfill our own promises. So ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि या तो हम प्रॉमिस करें ही ना, या कह दें कि नहीं, मैं तो कुछ ही बातों में मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, या तो कह दें कि नहीं, मैं करने का प्रयास करूंगा, तब ठीक है। ऐसे और भी बहुत सी घटनाएं हैं। एक तो सत्य को पकड़े रहें, दूसरा है आत्म संयम और निस्वार्थता हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो हम जीवन में कभी भी अपने अगर चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो बड़े ही ईमानदार होने चाहिए। पैसे के व्यवहार विषय में, किससे क्या पैसा लिया, किसी को घूस नहीं देना। अक्सर हम मजा करके बोलते हैं, जब लोग थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन को पालन करने लगते हैं तो कहते हैं अच्छा जी, हमने प्याज खाना छोड़ दिया, या जो हम लहसुन नहीं खाते,
ठीक है, आपने छोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने रिश्वत खाना छोड़ा है कि नहीं? क्या आपने ब्राइब लेना छोड़ा है कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो अपने जीवन में वो हमें पवित्रता लानी होगी। हमारा चरित्र निर्माण वैसे ही होता है, हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो संसाधन है वो बड़े ही सीमित होते हैं। तो हम गलत तरीके से उन संसाधनों से अर्थात पैसों को प्राप्त करने का जो मार्ग खोजते हैं उसको ही तो हम ब्राइब या फिर बेईमानी या घूस कहते हैं। मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करना है, मेरी कुछ आवश्यकताएं उसे पूर्ण करना है, और मैं गलत तरीके से कि ठीक है तुम्हारे को ये जॉब दे दूंगा, तुम्हारे को ये अमुक चीज दे दूंगा, तुम मुझे इतना पैसा दे दो, तो इससे हमारा चरित्र जो है वो नीचे गिर जाता है। हमें अपने इस प्रकार का कोई भी चीज हमारे जीवन में ना आए इसके लिए सजग रहना चाहिए। हाँ ठीक है, हम एक सिस्टम में पड़े हुए हैं, कभी कभी सिस्टम हमको फोर्स करता है, हम एक ऐसे समाज या फिर ऐसे एक प्रक्रिया में पड़ जाते हैं कि सभी एक दूसरे को घूस दे रहे हैं तो मैं भी उसका हिस्सा बन जाता हूँ। इसके लिए हमें बहुत केयरफुली सोचना चाहिए और हम अपने विचारों को पहले ठीक कर लें, तब फिर हम सिस्टम को ठीक कर पाएंगे, अपने जीवन को हम ठीक कर लें। तो ये दो चीजें मैंने कही, एक तो सत्य और दूसरा ईमानदारी। और एक तीसरी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो है कि हमारे जीवन में प्रेम हो। प्रेम अर्थात दूसरों के प्रति एक उनका भला हो, ये भाव हमारे मन में हो। राष्ट्र के प्रति, हमारे आसपास के लोगों के प्रति, हमारे जितनी संस्थाएं हैं उनके प्रति, अच्छी संस्थाएं उनके प्रति, what we can do for them, we should always think, how do I help somebody to become better? स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, there are three things which are necessary to make every man great, every nation great. तीन चीजें। फर्स्ट उन्होंने कहा conviction in the power of goodness. हम अक्सर जो अच्छाई में इतना विश्वास ही नहीं करते, हाँ ठीक है ऐसे बात करते हैं, नहीं, हमें जैसे लोगों को, बुरे लोगों को बुराई में इतना विश्वास होता है वैसे ही अच्छे लोगों को अच्छाई में विश्वास होना चाहिए। तो पहली बात यह है, पावर, बिलीफ इन द पावर ऑफ गुडनेस, कन्विक्शन। दूसरा, एब्सेंस ऑफ जेलसी, ईर्ष्या का अभाव, अर्थात कोई मेरा व्यक्ति जानने वाला, कोई मित्र है, कोई और बंधु है, वो मेरे से आगे बढ़ गया है किसी भी चीज में, उसके बाद ज्यादा पैसा हो सकता है, ज्यादा ज्ञान हो सकता है, ज्यादा प्रसिद्धि हो सकती है, ज्यादा पद हो सकता है, मुझे उससे उससे किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने जीवन में एक परिपक्वता लानी चाहिए, मैं समझना चाहिए अच्छा ठीक है ऐसा हुआ, आप मेरे से आगे बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे अपने जीवन के कुछ लेसन्स प्राप्त करूं, लेकिन मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। आप आगे ना बढ़े इसके लिए कुछ नहीं करूंगा। जैसे आपके जीवन में कोई रोड नहीं, मैं कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करूंगा, आपको गिराऊंगा नहीं, आप आगे बढ़िए, मैं भी आगे बढ़ता हूँ। मेरे लिए भी संसार में प्रभु ने बहुत कुछ रखा है। आई मे नॉट प्ले द रोल विच यू आर प्लेइंग, आई मे प्ले अनदर रोल, आई मे नॉट बी all need not be lions, but I can become something else. I have some place in this life. तो जेलसी का अभाव होना चाहिए, और सस्पिशन, सब समय दूसरों को एक शंका की दृष्टि से देखना, ये इसका भी अभाव होना चाहिए। और तीसरी बात तो कहते हैं ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन, हेल्प ऑल दोज हु आर ट्राइंग टू डू गुड एंड बी गुड। सो हमें निस्वार्थता का जीवन में अपना जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। चरित्र निर्माण द्वारा ही युवा जो हैं वो राष्ट्र को ठीक ठीक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर युवाओं के पास सिर्फ शिक्षा है, सिर्फ ज्ञान है, जिसे हम आजकल की वे नॉलेज कहते हैं, आजकल तो नॉलेज एक्सप्लोजन है, आप इंटरनेट पे जाइए, जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको इतने नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, सोशल मीडिया है, तो सिर्फ नॉलेज से ही व्यक्ति सब कुछ नहीं होता, उसकी आंतरिक टेंडेंसीज क्या है, जब वो हो जाता है, ठीक ढंग पे चलता है, तो वैसा व्यक्ति समाज में जहां भी हो वो उसका वो मंगल ही करेगा। मान लीजिए आप में इस चरित्र का अभाव है, तो सिर्फ बाहरी एक चीजों से ही हम सब कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि
शिक्षा और आंतरिक अपवित्रता के कारण हमारे जीवन में बहुत सी गलत बातें होती हैं। अब देखिए, जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग, कितना ऐसे लोग जिनकी मंशा ठीक नहीं है, जो किसी प्रकार का की हिंसा करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं, वो भी तो इसका प्रयोग करते हैं। चोर भी इसका उपयोग करते हैं। तो आप किस चीज का कैसे उपयोग करते हैं, यह आपके चरित्र पर निर्भर करता है, और यह चरित्र भी आपको सिखाता है कि मैं किस चीज को कैसे इसका उपयोग करूं। लास्ट में एक बात कहूं और उसके साथ अपनी बात को यहीं विराम देता हूं कि चरित्र निर्माण में मैंने 2-3 बातें कही। एक तो ट्रूथफुलनेस या सत्य को पकड़ना सब समय, दूसरा ईमानदारी रखना, और तीसरा दूसरों की निस्वार्थता रूप में सेवा करना। और एक दो बातें, बड़ी व्यवहारिक बातें कह के कि सब समय अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए। अच्छे विचार ऐसे ही होते हैं जैसे भोजन होता है। जैसे आपको शरीर में अच्छा भोजन चाहिए पुष्ट होने के लिए, वैसे ही हमें मानसिक रूप से पुष्ट होने के लिए अच्छे विचार चाहिए। इसीलिए एक प्रार्थना आती है उपनिषदों में, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनुभिः। हमें सब समय अच्छे विचारों को सुनना चाहिए, अच्छी चीजों को देखना चाहिए, अच्छी चीजों में अपने आप को संलग्न करना चाहिए। हमें हमारे अंदर जो दिव्यता है, हमारे अंदर जो एक डिविनिटी है, उस पर विश्वास होना चाहिए। दूसरों के अंदर जो डिविनिटी है, उस पर भी विश्वास होना चाहिए। हमें अपने आप को एक एनिमल या पशु नहीं बनाना। हमें अपने आप को, स्वामी विवेकानंद ने धर्म के बारे में एक बात कही है, व्हाट इज रिलीजन? Religion is taking a man from animal level to man level and from man level to the divine level. So ये जो दिव्यता तक पहुंचने की जो ये यात्रा है, ये सबको, आपको, मुझे, आपके जो जानने वाले हैं, सभी को ये करनी ही है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ भोगों में जाना ही नहीं है। वो एक जीवन के कुछ रस्तों का एक हिस्सा है बस। असल ये है कि हम अपनी दिव्यता को पहचाने, जिससे से चरित्र निर्माण होता है। मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो आमंत्रण दिया गया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वाणी को विराम करता हूँ, और कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न भी अवश्य लेना चाहूँगा। नमस्ते। Thank you. Can somebody read out the questions? Yes, thank you. बहुत से लोगों ने अपने हैंड रेज किया हुआ है। आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं, आप कुछ अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पूछ लें, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिन का है, वैसे ही करें। Which is the main element for character formation? Hello, Shirashita. Hello, Shirashita. Hello. Should I go ahead with that, answering that question? What is the main element? Yes, Maharaj. Which is the main element of the character formation? So I would refer to as this, 2 or 3 things. I'll reiterate what I have said. First is being very truthful. That is one very important component of character building. In small little things also, we should try to practice truth. Second is we should always try to be very honest. And third, as I said, let us try to be as unselfish as possible. So what is most essential in our discovery of importance of character building is that the direction should be very clear. I may not have completely reached that stage of complete truthfulness, but my direction, my orientation should be towards that all the time. I must always try to correct myself if I go wrong,
It's not that I tell you this, that truthfulness, honesty, and unselfishness, and you will start practicing that. No one can do that. We will try to practice it. And as we try to practice, we will make mistakes, we will slip, and we will we will learn lessons from our mistakes and from our slips. So orientation should be that I will never give up these three things. So I should always try to keep proceeding. And the second thing about character building is that the most important component, as you asked, is that how best I can keep myself tuned, remain connected to something noble. So how should I keep my thinking, my feelings at a higher level, not at a lower level, not at a. So I'll have to check my mind. I'll have to check I have to be very alert. For that, alertness is very important. In Hindi, it is said, "Savadhani hati, durghatna ghati." Those who are driving, they know this. And those who are used to driving, they go on. Especially if you go to the Himalayan roads, it is written, "Savadhani hati." If you are little, you forget, you are not very careful. Durghatna ghati. So there can be a character slip or a character accident. You are not aware, and our senses, our old samskaras, which are not very good all the time, they could lead us to some difficult situation. So one thing is that if you want to develop character, always keep reading very noble literature, noble books. That's very important. Any other? Shoshida, hello? Maharaj ji, am I audible? Yes. You are not audible. Amit Kumar Shah, one question. Amit Kumar Shah, what are the causes of slavery? Does elimination of slavery requires something from outside world, or is it everything about inner values of a person and ways of good living? Is bondage good for some people? That's the question, Maharaj ji. Okay. So perhaps you are seeing the You are not word audible. slavery in a very different sense, not in a Okay, political that. sense. We had the political slavery. we got rid of it in 1947, but we still have the cultural slavery. So we have the issue of still feeling that we are inferior to some nation and to some culture. That we should overcome by constant hammering into our mind, by thinking of good thoughts and enlightening thoughts. That's very important. Now, if I take the word slavery to mean something like slavery to senses, that's also one meaning of the word slavery. So whatever my senses want, I always try to follow it. So that's my slavery. So Swami Vivekananda, while speaking of the importance of control of mind, he says, we close our eyes and we try to meditate. We try to fix the mind, focus the mind. Mind doesn't listen to us. Mind is moving all around. So Swamiji says, is this freedom? So it is like this. Freedom of the senses and freedom from the senses. So two words, of and from. So you become freedom of the senses. Whatever my senses want, whatever I want to hear, I want to taste, I want to touch, let me do. That's actually slavery. But if I have freedom from the senses, which means senses do not play such a mastering role on me, I have a role to play. It is said of Chaitanya Mahaprabhu, the great Chaitanya Mahaprabhu, when as a young man, he was very handsome. So he went to take sannyas diksha from his guru, Keshav Bharati. So Keshav Bharati saw his beauty and he said, how can I initiate into sannyasa, which means complete control, or there should be a great inner word, you should have conquered certain things, and then only you are
fit to take sannyas. Otherwise, you are very handsome, you will get attracted to the bird and bird will get attracted to you. So I'd like to test you first, which he said, okay. It is said that Chaitanya Mahaprabhu had extraordinary control over his tongue. So his teacher put some sugar on his, he asked him to open his mouth and he just asked to draw his tongue out and put some sugar on it. The sugar did not melt at all because he did not allow any saliva to come out. How difficult even to think of it. After some time, his teacher asked him to blow it off. He simply blew it off, which means he had such an extraordinary control over his sense organs. So this control, we should begin by doing good things. And we should not immediately say, oh, I will attain to that stage of what Chaitanya Mahaprabhu by the end of this week. Let us not think like that. Let us first of all have control over our, let's say, what we want to eat. I will eat that which is healthy for me, not that which is simply very tasty for me. So I begin my journey towards freedom from senses by small little steps. That's one thing. Another meaning of freedom, Swami Vivekananda gives in Karma Yoga. He says, work like a master. Here it's a very subtle mental level at which freedom is being spoken of, which means I don't have any personal expectations to make. I simply do things because it is good to do things. So I try to help others. So I was examining this question. I remember one of the students in IIT had asked this question. In IIT Kanpur and IIT Madras, we have Vivekananda Study Circle, Vivekananda Samiti. So this group of students, they occasionally meet and we have this meditation class or reading from Swami Vivekananda. Even this morning I had a class with them. So point is, the question that boy had asked was this, that suppose I don't have any desires. I attain a stage where there are no desires left in me. Then it almost comes to, what's the point in living? If I attain such mastery over myself, I don't have any expectation from anybody, I don't have any desires. So I come to that stage where, what do I do in life now? Because I am doing things in life because I have desires. I have ichha. I have got some mahatvakanksha in my life. So if I have no mahatvakanksha in my life, no ambitions, then life will be almost as if you are preaching that death should be brought into life. So the answer to this is that, as we understand, that once you become perfectly free from desires, you become absolutely unselfish, and then you live a life of service, unselfish service to others. And Acharya Shankara, Adi Shankaracharya in his Viveka Chudamani, he refers to such people as Vasantavalloka Hitam Charantaha. Like they become like Vasanta Ritu. You see, Vasanta Ritu or the spring season, when it comes, everything becomes green. All the trees become green. All the new leaves come up. Flowers are there. Similarly, a person who has become free from all selfishness, wherever he goes, he brings a sense of joy there, a sense of goodness, well-being. Vasanta Valloka, like like Vasanta Ritu. So we look at the lives of the great sages. They also, wherever they go, they bring joy. Why? Because they have no expectations. They only want to help others. They only want to serve others. So when we say that you want freedom, you want to come out of the senses from the slavery. So first of all, we must take care of our inner world. And your another question was whether external things are also helpful. They are helpful to the extent you are willing to take help. If you're not if you're not willing to take help, external things will not be of any help. So what are the external things? You get some teacher who helps you out. You have some books who can help you out.
You have a system, an institution which wants to help you out, but they are all helpful. They remove your slavery to ignorance or slavery to senses or slavery to some bad habits, but it all depends how best you want it. How much do you want it? That's very important. We can take another one question. Hello. 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 One more. Hello. One more question is, Maharaj ji. जो 5 कोश है, the question is by Amit Kumar Shah. जो 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उनमें से कौन से कोश सभी लोग देख पाते हैं और कौन से कोश है जो केवल गुरु ही देख पाते हैं? That's the question. That's an interesting question. I have never thought of that. कि जो गुरु ही देख पाते हैं और बाकी कोई देखने से क्या होता है? Point is you have the कोश, 5 कोश. कोश मतलब जो लेयर्स हैं. एक तो फिजिकल लेयर है, अन्नमय कोश, वो तो हम सब देख पाते हैं. और हमारा जो प्राणमय कोश है उसको हम सब फील कर सकते हैं. मनोमय कोश तो है ही, हम देख सकते हैं उसका मनोमय कोश अच्छा है. He is a man of good thoughts. और विज्ञानमय और आनंदमय कोश दे आर मोर सटल और थोड़े सूक्ष्म होते हैं. विज्ञानमय कोश में कितना ज्ञान है, और सिर्फ सेंस ऑफ ईगो जो होती है वो सबसे जिसमें एक आनंद होता है, सेंस ऑफ वेरी सटल, जो बड़ा ही सूक्ष्म आनंद होता है, उसे हम आनंदमय कोश कहते हैं. वो भी, लेकिन वो आनंद, वो ब्रह्मानंद जिसको हम कहते हैं या द जॉय ऑफ इमॉर्टैलिटी, वो नहीं है. ये थोड़ा अलग है, ये उससे पहले वाले का आनंद. सो पॉसिबली ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि आप जो गुरु जो देख सकते हैं, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो गुरु डेफिनेटली कैन सी योर ईगो. आपके अहंकार को अवश्य ही देख सकते हैं. एक कहानी आती है, एक बड़े प्रसिद्ध महाराष्ट्र के संत थे, तो उनके यहाँ कुछ संत आए हुए थे. He was a married man, और बाकी जो संत आए हुए थे महाराष्ट्र के कुछ साधु लोग बैठे हुए थे. तो उसमें से एक ये जो संत थे, इनके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, स्टिक थी, छड़ी. तो वो इन सब संतों के सिर पे धीरे धीरे मार रहे थे. तो हल कैसा? तो किसी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? कहते जैसे एक कुम्हार होता है, वो अपने घड़े को बनाता है और बना के बाद में देखता है कितना पका हुआ है, वैसे ही मैं मार मार के देख रहा हूँ इसमें से कौन कितना पका हुआ है. तो वो फिर एक पर्टिकुलर संत को देख के कहते हैं, हाँ ये ज्यादा पके हुए हैं. सो मे बी योर आंसर, द क्वेश्चन टू योर आंसर इज लाइक दिस, कि हाँ शायद गुरु जो है वो इस प्रकार से देख पाते हैं कि आपके आंतरिक रूप में कितना परिवर्तन हुआ है. वो डिपेंड करता है कि वो देख भी पाए तो वो कितना बोल पाते हैं, कितना कहते हैं, पता नहीं, ये उन पे डिपेंड करता है. Maharaj ji, one more question is there. That will be the last question. Okay, Maharaj ji. Apurva Kumari Pandey, her question is, my question, whenever we are disturbed or when we have lose our patience, like in exam hall, what to do at that time? Question, Maharaj. Lose patience in your exam hall. What do you mean by that? Can you clarify, please? Which means the question paper has come and you are feeling whether I can answer it or not. Yes, sir. So that time you should try to, first of all, prepare, make a good preparation and go. And when the things come before you, when you found something unexpected has come, let us maintain our patience.
by first of all try to keep your mind in the present moment. Examine it whether I can do it. If I can do it, okay. If I cannot do it, all right, what can I do about it? But take that decision after due thinking. Don't overreact. Let us learn to respond and not just react. So there's a difference between reaction and response. The reaction is generally very fast, very quick, and without much thinking. Whereas response is more of a thinking well and then taking a decision. There is a small incident about it, I'll say that. In a particular restaurant, many people were sitting and eating. And as they were eating, one cockroach came to one of the ladies who was sitting on the table. She came, the cockroach came and sat near it. And she, shouted in kind of she got scared and she said, "Oh, cockroach." And she, did in such a way, her cutlery or the plates were all disturbed. It made some sound. And in the process, the cockroach flew and went to another one lady, another one person. They were also disturbed. Then another person, so there's kind of a disturbance happening. The whole dining hall had become disturbed. There was so much of chaos around and disorder there. People were worried now what's going to happen. Just then one waiter entered the hall with something. And this cockroach flew and sat on his shoulder. The cockroach and the waiter quickly understood what's happening and what he should do. He just quietly raised his hand and caught the cockroach and went and threw it outside. So this is called response. All others were reacting. So don't react, but respond. Think well before you look. And this has to be practiced again and again in our life. So when you go to the examination hall also, it will become very easy to practice. So I take leave of you. Thank you, Maharajji. That was the last question. So I shall then I'll be going off then offline then. Okay, Maharajji. Yes, Maharaj. Right. Okay, Maharajji. Namaskar. Pranam, Maharajji. Rashida, continue করুন. हेलो. हाँ, हेलो. हाँ, कंटिन्यू करूँ. हाँ, अभी हम लोग जो बहुत ही इंसाइटफुल एनालिसिस अभी महाराज जी से हम लोग सुने, समझे से, और रोल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग इन नेशन बिल्डिंग, इसमें इस परिचर्चा से जो हम लोग को निष्कर्ष निकला है, हम उसको कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति जो हमारी धरोहर है और हमारे जो रूट्स है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए और हमें अपनी इतिहास के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू हम अपने रूट्स तक पहुंचना चाहिए और उनकी जानकारी रखनी चाहिए. राष्ट्र निर्माण में चरित्र निर्माण एक बहुत ही जरूरी पहल है. ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग इज द फाउंडेशन हम कह सकते हैं फॉर नेशन बिल्डिंग. और इसमें से एक और पॉइंट आया है कि कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, यानी हम हमेशा ही देश के लिए कुछ करने के लिए हमें उत्साहित रहना होगा. कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि हमें इस देश से क्या मिला, बल्कि हमें ये हमेशा ही पूछना चाहिए अपने आप से कि हमें इस देश को क्या दिया है. कैरेक्टर इज सम टोटल ऑफ हैबिट्स. अब कैरेक्टर बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही जरूरी है. कैरेक्टर बनता कैसे है? स्वामी जी का कहना है, इट इज अ रिपीटेड एक्शन बिकम हैबिट. तो कैरेक्टर हमें हैबिट में कन्वर्ट करना होगा. हैबिट में कैसे कन्वर्ट होगा?
अच्छे कैरेक्टर को, अच्छे गुणों को, कैरेक्टरिटीज को हम जब रिपीटेडली उसको परफॉर्म करेंगे, एक अच्छे हैबिट को, कई अच्छे हैबिट्स को जब हम रिपीटेडली उसको परफॉर्म करेंगे तो दैट विल बिकम हैबिट। दूसरी बात है कि इंटरनल डेवलपमेंट, हम बाहरी सोर्स से जितने भी हमें सहायता मिलती है दैट इज ओके, बट कैरेक्टर बिल्डिंग और सेल्फ डेवलपमेंट जो भी है ये दैट इज ऑल अबाउट आवर इंटरनल डेवलपमेंट। हमारी आंतरिक उन्नति होनी चाहिए और ये आंतरिक उन्नति सिर्फ कैरेक्टर से ही पॉसिबल है, संभव है। स्वामी जी ने ट्रूथफुलनेस का ऊपर भी काफी जोर दिए हैं, ट्रूथफुलनेस, और इसमें हमें ठाकुर श्री रामकृष्ण देव जी के भी जीवनी से उन्होंने उद्धृत किए। और एक्सेप्ट गुड थॉट्स, हम खाने के लिए जो अच्छे न्यूट्रिशंस लेते हैं दैट इज फॉर आवर फिजिकल वेलबींग। हमारे मेंटल वेलबींग के लिए क्या चाहिए? अच्छे थॉट्स, अच्छी बुक्स, अच्छे मटेरियल्स, जहां से हमारे थॉट को नरिशमेंट मिले। फिजिकल नरिशमेंट के साथ साथ हमारे मेंटल एंड स्पिरिचुअल नरिशमेंट का भी जरूरत है। और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट हम बोल सकते हैं कि रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, कैरेक्टर, ये सब एक ही पहलू है। विदाउट कैरेक्टर हम स्पिरिचुअल बन नहीं सकते, और हम जब तक स्पिरिचुअल बन नहीं सकते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के थ्रू, हम देश के, चाहे हम अपने आप में या फिर देश के किसी की भी काम हम आ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्वामी जी का कहना है हमें एनिमल स्टेट से ह्यूमन स्टेट में लाता है और ह्यूमन स्टेट से हमें डिविनिटी की तरफ पहुंचाता है। दैट इज कॉल्ड रिलीजन, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। यही हम कैरेक्टर का चरित्र निर्माण या चरित्र गठन से हम यही हमारे जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वहां से हम मानवीय इंस्टिंक्ट पर स्तर पर पहुंचते हैं, मानवीय स्तर पर, ह्यूमन लेवल पर पहुंचते हैं, फिर वहां से हम पहुंचते हैं डिविनिटी में, यानी स्पिरिचुअली हायर लेवल में। तो दैट इज व्हाट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज व्हाट अबाउट एक्चुअल रिलीजन। तो यही आज हम लोग का परिचर्चा का विषय। तो बिफोर कंक्लूडिंग we express our sincere gratitude once again to Pujaniya Swami Atmasaddhananda Ji Maharaj for his valued guidance. We are also highly grateful to Swami Amritrupananda Ji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission, Vivekananda Society, Jamshedpur, for his constant support and inspiration for these programs. Our thanks are also due to Coordinator, Youth Cell, Ramakrishna Mission, Vivekananda Society, Jamshedpur, for his innovation and planning. We also thank respected teachers for their appreciation and support, and of course the participation of the students. We are also thankful to our study circle brothers for their active participation in the program. And as you all know, ये webinar Rebuilding India, ये एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स है और ये हर महीना इसी हेडिंग के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कशन होगा, और एक्सपर्ट्स और मॉन्क्स हमारी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो आप अपने फीडबैक्स, जो आपको लिंक प्रोवाइड किया गया ऑलरेडी, उस लिंक में आप अपना फीडबैक्स अवश्य दें। And those who are interested are requested to register also and be in touch with us. Thank you for all. Binay, Ramakrishna Sharanam. Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanyam. Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanyam. Sharanagatoham, 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 Sharanyam. Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanyam.
कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरण्यं गुरु कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरण्यं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्यं नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्यं राम कृष्ण जय जय 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 राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्यं राम कृष्ण शरणं शरण्यं राम कृष्ण शरणं शरण्यं That's all for today. So hope to meet you once again. Till then, good evening. पूर्ण मंत्र विनय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।